Hello and welcome to VLearn Virtual Learning Network. This is session number 6, part 2, Tourism Legislation. In this, topics covered are the Indian scenario, recommendations. So, we were discussing about the Indian scenario कि Indian scenario में भी बहुत सारे efforts की ज़रूरत है ताकि हम ठीक से इन tourism legislation को follow कर सकें and yet lot of efforts in this direction have to continue with a caution that tourism legislation takes into account an overall view and is not merely a tool for the protection of industry's interest only. सिर्फ एज अ हमने इसे टूल नहीं रखना है जो प्रोटेक्शन करता रहेगा इंडस्ट्री के इंटरेस्ट, बल्कि हमें और भी चीज़ों का ध्यान रखते हुए ओवरऑल व्यू का ध्यान रखते हुए इंडियन सिनारियो में टूरिज्म लेजिस्लेशन को फॉलो करना है. जब हम इंडियन सिनारियो की बात कर रहे हैं तो देयर आर वैरायटी ऑफ लॉज इन इंडिया which are directly or indirectly related to tourism. Some of these are as follows. आप देख सकते हैं कि इनमें से कुछ मैं आपको बताऊंगी कि कुछ वैरायटी ऑफ लॉज जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टूरिज्म से रिलेट करते हैं, जिसके बारे में हमने पार्ट 1 इस सेशन नंबर 6 में पढ़ा था कि बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टूरिज्म पे इफेक्ट करते हैं, चाहे वो डायरेक्टली उनका यूनियन लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट में मेंशन ना हो, फिर भी वो कहीं ना कहीं उनपे इफेक्ट करते ही हैं. तो पहले हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले एनवायरमेंट रिलेटेड. एनवायरमेंट से रिलेटेड जो लॉज बनाए हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं टूरिज्म पे भी इफेक्ट आता है. फर्स्ट इज इंडियन फॉरेस्ट एक्ट कि हमने फॉरेस्ट को किस तरह कैसे रखना है, एफॉरेस्टेशन को बढ़ाना है और किस तरीके से क्या रूल्स फॉलो करने हैं, क्या लॉज रहेंगे. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, एनवायरमेंटल एक्ट, नेशनल एनवायरमेंट ट्रिब्यूनल एक्ट, कोस्टल जोन रेगुलेशंस. तो ये कुछ एनवायरमेंट से रिलेटेड जो हमारे एक्ट्स हमारे लिस्ट में मेंशन है, इनका कहीं भी टूरिज्म के साथ उन्होंने ये नहीं दिखाया कि टूरिज्म के साथ कैसे लिंक करते हैं. बट टूरिज्म को जब भी हम प्रमोट कर रहे हैं, एनहांस कर रहे हैं, तो हमें इन सब चीज़ों का साथ में ध्यान रखते हुए ही हम उनको फॉलो कर सकते हैं. जो भी लॉज बना रहे हैं हम उनको अकॉर्डिंगली ही इनके ही फॉलो किया जा सकता है. तो इसीलिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टूरिज्म जो है वो इन लॉज के साथ कहीं ना कहीं रिलेट करता ही है. व्हेन वी टॉक अबाउट मॉन्यूमेंट्स से रिलेटेड भी कि हमारी पिछली कल्चरल हेरिटेज जो है वो हमारे देश का जो पिछले हेरिटेज है उसे संभाल के रखना है, हमें उसे कैसे प्रिजर्व करना है, इनको लेकर भी कुछ एक्ट बनाए हुए हैं जो कहीं ना कहीं टूरिज्म को फिर लिंक कर जाते हैं. क्योंकि अगर हमें इन्हें ठीक से प्रिजर्व करना है तो सबसे पहला यही बात आती है कि टूरिज्म अगर आप प्रमोट कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि मॉन्यूमेंट्स वगैरह पे कोई भी प्रॉब्लम ना आए या किस तरीके कहीं भी कोई ऐसे रूट कॉज ना हो जाए क्रिएट जिसकी वजह से हमारे मॉन्यूमेंट्स या जो भी हमारी हेरिटेज है, कल्चर है, उनको कहीं कोई प्रॉब्लम ना आ जाए. इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही हम टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं. तो मॉन्यूमेंट से रिलेटेड जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट हैं, रेगुलेशंस मेड बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, गाइडलाइंस इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ये सब चीज़ें जो हैं मॉन्यूमेंट से रिलेटेड हैं, बट कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली टूरिज्म को भी लिंक करती है. अकोमोडेशन से रिलेटेड जो सराय के एक्ट बना रखे हैं अकोमोडेशन से रिलेटेड की हाइजीन को लेकर कि वहाँ पर किस तरीके की हाइजीनिक सिचुएशन होनी चाहिए और कैसा अकोमोडेशन प्रोवाइड करना चाहिए वहाँ पर, किस तरीके का रेटिंग रहेगा होटल्स का, और इन सब चीज़ों को लेकर जो भी अकोमोडेशन से रिलेटेड सर्विस क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को रिलेटेड है अकोमोडेशन की, वो फिर कहीं ना कहीं रिएक्ट अफेक्ट करते हैं टूरिज्म के साथ. डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म रेगुलेशंस फॉर कैटेगराइजेशन ऑफ होटल्स को हम अलग अलग, आप जानते हैं, कैटेगराइजेशन करते हैं, इनकी अलग अलग लेवल्स पे या इनको ग्रुप्स में जो है हम डिवाइड कर देते हैं, लाइक 3 स्टार होटल्स, 4 स्टार होटल्स, 5 स्टार होटल्स. तो यहाँ पर अकोमोडेशन के हमने एक्ट बनाए हैं लेकिन ये फिर कहीं लिंक कर रहे हैं जाकर टूरिज्म के साथ. प्रोटेक्शन ऑफ टूरिस्ट एंड हेल्थ की जहाँ हम बात कर रहे हैं तो इंडियन पीनल कोड में और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं एक्ट करती हैं, ये रिएक्ट करती हैं टूरिज्म के साथ, इनडायरेक्टली लिंक करती हैं उसके साथ. तो हम ये समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ कहीं भी टूरिज्म का मेंशन नहीं है, किसी भी लिस्ट में मेंशन नहीं है, बट इनको बनाते समय ये ध्यान रखना पड़ता है जब भी हम टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, उनके ऊपर इंकरेज कर रहे हैं या किसी भी तरीके का बैन लगा रहे हैं, कुछ भी उनके ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो हमें इन सब लॉज को अपने दिमाग में रखते हुए ही हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं.
Similarly, transportation system is governed by various laws, rules, and regulations. However, these laws and regulations vary state wise. ये हर एक स्टेट में इनका स्टेटस डिफरेंट रहता है. ये वेरी करते हैं लॉज एंड रेगुलेशंस जो हैं स्टेट वाइज. एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि टैक्सेशन ऑन टूरिस्ट कोचेस, देयर परमिट फी एक्सेट्रा वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. Hence, tourist transporters associations keep demanding for similar tariffs and rates and a common license for operating at an all India level. वहीं हम बात करें सेल्स टैक्स की और अदर टैक्सेस की दैट आर इम्पोज फॉर टूरिज्म सर्विसेज वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, गोवा, हिमाचल प्रदेश, they have enacted tourism legislation for regulating and controlling the tourism industry. ये एक्ट जो है वो प्रोविजंस कैरी करते हैं जिसके अंदर जैसे कि रजिस्टरिंग ऑफ टूरिज्म रिलेटेड बिजनेसेस विद स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट फॉर टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंसीज, होटल्स एंड गेस्ट हाउसेस. इनके लिए प्रोविजंस कैरी करते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ टूरिज्म रिलेटेड बिजनेसेस के साथ. ये अप्रूवल्स भी देते हैं टूरिस्ट गाइड को एंड इन सम केसेस अ टूरिस्ट पुलिस फोर्स हैज आल्सो बीन इंट्रोड्यूस्ड इन सम केसेस. मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है वो काफी लंबे समय से इन पर डिबेट कर रही है कि इन ड्राफ्टिंग अ सेंट्रल टूरिज्म लेजिस्लेशन इन द कंट्री, कि एक सेंट्रल टूरिज्म लेजिस्लेशन बना दिया जाए ताकि इस तरीके की कोई भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो इमर्ज ना हो. क्योंकि अगर हम एक सेंट्रल टूरिज्म लेजिस्लेशन बना देते हैं तो सभी कंट्रीज या सभी जो स्टेट्स हैं कंट्री के उनमें एक जैसा ही रूल फॉलो होगा अकॉर्डिंग टू द स्टेट. ये वेरी नहीं करेगा जिसकी वजह से अलग अलग प्रॉब्लम्स नहीं खड़ी होंगी. तो ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एंड द प्रोविजंस ऑफ गैप्स हैव हैड अ profound effect in the area and different types of recommendations are being made. तो इसके लिए काफ़ी recommendations भी बनाई जा रही हैं and there is definite need to address and various concerns related to tourism legislation. अब हम वही कुछ recommendations के बारे में पढ़ेंगे कि क्या ऐसे recommendations जो हैं उन्होंने दिए हैं ताकि इसको central legislation के अंदर ले लें और कहीं भी अलग वेरी ना करें ये state to state में. तो उन्हीं के बारे में हम कुछ रिकमेंडेशंस के बारे में पढ़ते हैं कि सेकंड वर्कशॉप ऑन टूरिज्म लेजिस्लेशन इंडिया मेड द फॉलोइंग रिकमेंडेशंस. जो सेकंड वर्कशॉप हुई थी टूरिज्म लेजिस्लेशन में इंडिया में उन्होंने ये सब कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे. आप देख सकते हैं. First is tourism and related activities may be brought on the concurrent list of the Constitution of India. कि अभी तक कहीं भी मैंने बताया आपको कि टूरिज्म का कहीं भी डायरेक्ट मेंशन नहीं है. हमारे पास बहुत सारे तीनों लिस्ट में ऐसे लॉज हैं जो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं टूरिज्म को, बट कहीं भी टूरिज्म जो है डायरेक्टली मेंशन नहीं है, ना ही इसका कोई भी लॉ है ऐसा जो फॉलो करना है हमें, बल्कि इसको इनडायरेक्ट वे में हमें फॉलो करना ही पड़ता है और इफेक्ट आ ही जाता है टूरिज्म पर. तो पहला रिकमेंडेशन यही था कि टूरिज्म और इससे रिलेटेड एक्टिविटीज को हमें कॉन्करेंट लिस्ट में ले लेना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में. सेकेंड इज देयर शुड बी लेजिस्लेशन टू फैसिलिटेट सिंगल विंडो क्लियरेंस फॉर होटल टूरिज्म प्रोजेक्ट्स. एक ऐसा लेजिस्लेशन, ऐसे रूल्स लॉज जो हैं वो करने चाहिए फैसिलिटेट जिनसे सिंगल विंडो क्लियरेंस हो सके होटल या टूरिज्म प्रोजेक्ट्स में. यानी कोई भी एम्बिग्विटी क्रिएट ना हो, क्लैरिटी से, और दोनों ही जो गेस्ट हैं या होस्ट हैं, जो यूजर्स हैं या सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनको अपने किसी भी रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर कोई भी डाउट ना हो. तो देयर शुड बी सिंगल विंडो क्लियरेंस फॉर होटल टूरिज्म प्रोजेक्ट्स. इस तरीके का भी रिकमेंडेशन दिया गया. नेक्स्ट इज इट इज एसेंशियल टू मेंटेन इकोसिस्टम एंड इकोलॉजिकल प्रोसेसेस रिक्वायर्ड फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द बायोस्फीयर. बहुत जरूरी है कि इकोसिस्टम और इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि बायोस्फीयर में, इसको आप जानते हैं कि बायोस्फीयर में इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग कितनी ज़रूरी है. अदरवाइज बहुत सी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो इससे अफेक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से पूरा इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाता है. इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाने की वजह से हमारी पूरी एज अ होल वर्ल्ड और ग्लोब पे बहुत असर आता है. इसीलिए अगर हम टूरिज्म को प्रमोट कर भी रहे हैं तो सबसे पहला हमारा यही इम्पोर्टेंट मोटिव रहता है कि कहीं से भी हम इकोसिस्टम या इकोलॉजिकल प्रोसेस को डिस्टर्ब ना होने दें. वी हैव टू मेंटेन इकोसिस्टम एंड इकोलॉजिकल प्रोसेस रिक्वायर्ड फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द बायोस्फीयर. Fifth one is protection should be provided to local cultural tradition and crafts by harmonizing the tourist activities with local tradition. तो हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं अपने लोकल कल्चरल ट्रेडिशन की. ऐसा ना हो कि जब टूरिस्ट आए हैं तो इसे
होस्ट कम्युनिटीज़ का बेनिफिट ना देखा जाए और सिर्फ गेस्ट का बेनिफिट देखते हुए ऐसे कुछ रूल्स बना दें कि उनका अपना जो लोकल कल्चर है वो इफेक्ट हो जाए या उस पर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाए। तो प्रोटेक्शन बना के रखनी चाहिए लोकल कल्चरल ट्रेडिशंस पर। जो क्राफ्ट्स हैं हमारे इतने पुराने, उनको संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है, प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमनी बनाना बहुत ज़रूरी है द टूरिस्ट एक्टिविटीज़ विद लोकल ट्रेडिशंस। So, tourism activities on or near beaches should be allowed and regulated, keeping in view the interest of environment. और tourism activities जो beaches के पास हैं या उसके आसपास जैसे गोवा है, इस टाइप की जो भी places है, destinations है, वहाँ पे beaches के पास अगर हम उन्हें allow कर रहे हैं तो it should be allowed, होना चाहिए, but ताकि tourism को हम और ज़्यादा enhance कर सकें, encourage कर सकें, but रेगुलेशन भी ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अवेयरनेस तो इम्पोर्टेंट है ही है, ताकि लोगों को इसके बारे में पता चल सके, लेकिन साइड बाय साइड कांस्टेंट मॉनिटरिंग की भी बहुत ज़रूरत है। तो रेगुलेशंस की यहाँ पर ज़रूरत है, कीपिंग इन व्यू द इंटरेस्ट ऑफ एनवायरनमेंट, ताकि एनवायरनमेंट पे उस चीज़ का असर ना दिखाई दे, एनवायरनमेंट जो है वो डिस्टर्ब ना हो जाए। तो बीचेस के पास की जो टूरिज्म एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रमोट करना चाहिए, इट शुड बी अलाउड एंड रेगुलेटेड, कीपिंग इन व्यू द इंटरेस्ट ऑफ एनवायरनमेंट। Next is to maintain aesthetics. Infrastructure and cultural monuments should blend with the overall environment of the area. ऐसा नहीं है कि particularly गोवा में जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है या कल्चरल मॉन्यूमेंट्स हैं वहीं राजस्थान में भी होंगे और वही दिल्ली में भी होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो हमें हर एक पर्टिकुलर एरिया के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली वहाँ के एस्थेटिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और कल्चरल मॉन्यूमेंट्स को ब्लेंड करके रखना है विद द ओवरऑल एनवायरनमेंट ऑफ दैट एरिया। तो ऐसा ना हो कि वो डिस्टर्ब हो जाए, इस चीज़ का ख्याल हमें हमेशा रखना है। Forts, palaces and other buildings of intrinsic values may be given suitable incentives for their upkeep and preservation. Forts, palaces और इस टाइप की बिल्डिंग्स जो इंटरेस्टिंग वैल्यूज वाली, उनको सूटेबल इंसेंटिव देने चाहिए फॉर देयर अपकीप एंड प्रिजर्वेशन, ताकि इस तरीके से वो अपना प्रिजर्व करके रखें बिल्डिंग्स को, पैलेसेस को, फोर्ट्स जो आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस रखते हैं उनकी अपकीप के लिए, मेंटेन रखने के लिए और प्रिजर्व करने के लिए उनको सूटेबल इंसेंटिव देते रहने चाहिए। एक और रिकमेंडेशन जो उन्होंने दिया, इट्स suitable safeguards should be prescribed for the protection of marine national parks to save sea life and corals। यानी कि अगर हम प्रमोट कर रहे हैं बीचेस या इस टाइप की सी लाइफ को जो हमारे यहाँ पर केरला है, या लेकिन इस चीज़ का भी हमेशा ख्याल रखना है कि सूटेबल सेफ गार्ड्स वहाँ रहें ताकि वहाँ की मरीन लाइफ जो है या नेशनल पार्क्स जो हैं वो डिस्टर्ब ना हो जाए, वहाँ की सी लाइफ और कोरल्स या नेशनल पार्क्स जो हैं उनको डिस्टर्बेंस ना हो। इसके लिए हमें प्रॉपर सूटेबल सेफ गार्ड्स बनाने हैं ताकि अगर हम टूरिज्म को इन्हांस कर भी रहे हैं, इंकरेज कर भी रहे हैं, तो उससे मरीन लाइफ पे जो हमारी यहाँ की मोटिव है, जो लोगों का आने का, जो डेस्टिनेशन का क्लस्टर है, अट्रैक्शन क्लस्टर है, वही कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए। Insurance cover and compensation for the tourist should be provided for, and compensation in the case of loss of life, bodily injury or loss of baggage enhanced। इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करना चाहिए, कंपनसेशन प्रोवाइड करना चाहिए टूरिस्ट को, क्योंकि इससे क्या होगा और ज़्यादा हम टूरिज्म को बढ़ावा दे पाएंगे। अगर उन्हें इंश्योरेंस कवर मिलता है तो काफ़ी लोग आगे बढ़कर आएंगे। इस तरीके का रिकमेंडेशन दिया गया कि इंश्योरेंस कवर और कंपनसेशन प्रोवाइड करना चाहिए टूरिस्ट को, should be provided for and compensation in the case of loss of life। मतलब कि लॉस ऑफ लाइफ हो जाता है या कोई बॉडीली इंजरी हो जाती है या बैगेज लॉस हो जाता है, इन केसेस में कंपनसेशन और इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करना चाहिए ताकि लोग जो हैं और ज़्यादा एनहांस करें, इनफैक्ट टूरिज्म में जाने से डरे नहीं, क्योंकि कंपनसेशन प्रोवाइड करते हैं तो दे फील रिलैक्स, एटलीस्ट दे हैव गॉट समथिंग। तो इन सब चीज़ों एक और रिकमेंडेशन ये प्रोवाइड किया गया इन द केस ऑफ इंश्योरेंस कवर। Provisions for penalizing and or prosecuting the surface transporter for various acts of omission, commission and offences में made। यानी कि penalize किया जाना चाहिए या उनको प्रॉपर इस चीज़ को लेकर गिल्ट फील कराना चाहिए या पनिशमेंट दी जानी चाहिए, तो penalize करना चाहिए। इसके लिए प्रोविजंस बनाने चाहिए। अगर ट्रांसपोर्टर की तरफ से, सरफेस ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से या किसी जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनकी तरफ से कोई भी ओमिशन हो जाता है किसी एक्ट को लेकर, यानी कि जो उन्होंने प्रॉमिस किया था वो नहीं करते हैं या कमीशन लेते हैं किसी चीज़ को लेकर या कोई ऑफेंस करते हैं, उनको लेकर अगर किसी भी तरीके की
नेगेटिव जो है रॉन्ग डीड्स वो कमिट करते हैं, उसको लेकर उन्हें पीनलाइज करना चाहिए। इसके लिए कुछ प्रोविजन बनाने चाहिए। टूरिस्ट ओरिएंटेड वे साइड एंड अमेनिटीज में भी डेवलप। टूरिस्ट के जो लाइक है अट्रैक्शन क्लस्टर्स हैं, उन अमेनिटीज को और ज़्यादा डेवलप करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और यहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। प्रॉपर डिस्प्ले ऑफ इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड रोड साइन शुड बी इंश्योर्ड। ऑब्वियसली अगर कोई बाहर से आ रहा है, आप ये सोच सकते हैं इंडिया में अगर कोई फॉरेन कंट्री से आ रहा है, तो अगर उनको रोड साइंस नहीं पता चलेंगे कि ये वे कहाँ जा रहा है और किस तरफ जाना है, तो वो बहुत ही लॉस्ट फील करेंगे बिकॉज द कंट्री इज न्यू फॉर देम एज वेल एज दे डोंट नो पीपल अराउंड देम। तो वहाँ पर अगर डिस्प्ले नहीं हो रहा है रोड साइंस का कि ये रोड कहाँ जाएगी या किस तरीके का, उनको अगर इस तरीके का डिस्प्ले नहीं मिलता है तो वो काफ़ी लॉस्ट हो जाएंगे। और वर्ड ऑफ माउथ आपका क्या रहेगा, आप सोच सकते हैं कि प्रमोशन के केस में ये बहुत ही नीचे आ जाएगा। इसीलिए एक रिकमेंडेशन ये था कि प्रॉपर डिस्प्ले होना चाहिए इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज रोड साइंस का, जो उन्हें भी समझ आ सके, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज होने चाहिए। It should be ensured. Next is shops approved by the Department of Tourism should be required to display their prices. तो जो टूरिज्म डिपार्टमेंट ने जो भी शॉप्स अप्रूव करते हैं जिनको, वो अपने प्राइसेस को डिस्प्ले कर सकते हैं। इस तरीके का भी रिकमेंडेशन दिया गया। फॉरेन टूरिस्ट मेकिंग पेमेंट इन फॉरेन एक्सचेंज शुड बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सेल्स टैक्स। फॉरेन टूरिस्ट जो पेमेंट कर रहे हैं इन फॉरेन एक्सचेंज में, उसको सेल्स टैक्स में से हटा देना चाहिए। इट शुड बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सेल्स टैक्स। इस टाइप का भी एक रिकमेंडेशन दिया गया। तो ये जो रिकमेंडेशन हैं ये फॉर द बेटरमेंट ऑफ टूरिज्म और टूरिज्म लेजिस्लेशन को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए इस टाइप के और भी बहुत से रिकमेंडेशन दिए गए, जिनमें से ये कुछ थे मैंने आपको बताए। इनकॉर्पोरेटिंग ऑल दीज इनटू टूरिज्म लेजिस्लेशन इज नॉट एन ईजी टास्क। जैसे मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ सुन लेने से खत्म नहीं हो जाता है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इनकॉर्पोरेट ऑल दीज इनटू टूरिज्म लेजिस्लेशन। Besides, there are many other aspects like media projections, tourism education that also need attention as well as legislation is concerned. Tourism legislation जो है वो तभी इफेक्टिव हो पाएगा if we are able to provide a comprehensive framework. हर एक सेगमेंट के लिए हम एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क डिजाइन करते हैं और इश्यूज को लेकर उनसे एक सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलपमेंट का एक पूरा फ्रेमवर्क तैयार कर लेते हैं, तभी ये ठीक तरीके से इफेक्टिव वे में काम कर पाएगा। एफर्ट्स इन दिस डायरेक्शन आर बीइंग मेड इन मेनी कंट्रीज। इन इस केसेस में काफ़ी कंट्रीज इन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी आगे बढ़ रही हैं और एफर्ट्स कर रही हैं। जैसे कि लैटिन अमेरिका कॉन्फेडरेशन जो है वो टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैज come out with a preliminary report on tourism legislation in the American region. This, in fact, is a step further whereby tourism legislation can be enacted not only for one country but for the countries of American region as a whole. तो इन सब चीज़ों के बारे में हम और ज़्यादा पढ़ सकते हैं। लेकिन इनको इनकॉर्पोरेट करना बहुत ही मुश्किल है, इसके लिए बहुत एफर्ट्स चाहिए करने के लिए और इट्स नॉट एन ईजी टास्क। इनकॉर्पोरेटिंग ऑल दीज इनटू tourism legislation is really an arduous and difficult task. So do it yourself for you. Explain some of the acts in India that have a bearing on tourism. Next, explain the functional areas of tourism legislation. Thank you.